नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास के 30 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको 60 कराएंगे और ये यूपी टेट आपका जो 23 जनवरी को एग्जाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो एंड तक देखना और चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक करिएगा, एक शेयर जरूर कीजिएगा, ये मैं आप लोगों से चाहता हूं। पहला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन और रॉस। क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा वुडवर्थ। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। हम बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक विकास की, उसमें मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि छात्रों की प्रगति का आकलन करना। ए आंसर बेस्ट आएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी है वो अपने डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, फिर दिया है संप्रत्यय और लास्ट दिया वास्तविकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा समस्या। समस्या इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसने की थी? देखो भाई, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था प्याजे महोदय ने और उन्हीं ने इसकी 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी। ये चारों अवस्थाएं आप यहाँ देख सकते हैं, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये जो है प्याजे महोदय ने दिया था। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। प्याजे कहाँ के थे? प्याजे स्विट्जरलैंड के थे। 5वां क्वेश्चन देखो, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा गुण नहीं है? पहला दिया है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो आपको ये बताना है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6वां, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो जो अधिगम की क्षमता है, जो सीखने की क्षमता है, वो किससे प्रभावित नहीं होती? तो इसका जो सिंपल सा जो आंसर आएगा डियर, वो आ जाएगा राष्ट्रीयता। आपकी क्या नेशनलिटी है, आपकी क्या राष्ट्रीयता है, उससे आपकी अधिगम क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किसने नहीं दिया पुरस्कार को महत्व? थांडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, गुथरी ने। किसने महत्व नहीं दिया? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 की बात करें तो आंसर आ जाएगा गुथरी। गुथरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? शिशु के अधिगम को सहायता किससे नहीं मिलती? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल के बस्ते से, पुरस्कार से। तो आपको ये बताना है कि शिशु के अधिगम को किससे सहायता नहीं मिलती। देखो, अनुकरण से तो मिलती है, अभिप्रेरणा से भी मिलती है और पुरस्कार से भी मिलती है, परंतु स्कूल का जो बस्ता है इससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। यहां सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष, 3 से लेकर 6 वर्ष, 7 वर्ष से लेकर किशोर अवस्था तक या किशोर अवस्था। तो यहां पर देखो, स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में बात करें तो जन्म से लेकर 2 वर्ष होती है। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? किशोर अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्य अवस्था से, शैशवा अवस्था से। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था से। 10वें का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी आंसर। 10वें का क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर, कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना उत्तर बाल्य अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परीक्षा परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो सीखने की जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है तत्परता से। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। देखिए ध्यान से,
मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। दोस्तों अगर आप मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं तो ये किससे संबंधित है? पहला दिया किशोर अवस्था से, दूसरा दिया है आपका प्रौढ़ावस्था, तीसरा दिया है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा दिया है उत्तर बाल्यावस्था। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो सिंपल आंसर है ना, किशोर अवस्था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? बताइए। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा डियर, ये सभी है। अनुकरण भी आपके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, प्रशंसा और निंदा भी करता है, प्रतियोगिता भी करता है। मतलब तीनों चीजें जो है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 13 का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा डी आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो प्रेरणा किस रूप में उपयोगी होती है? बालक के व्यक्तित्व का आदर करने में, पुरस्कार एवं दंड में, प्रशंसा और भर्त्सना में, उपरोक्त सभी में। यहाँ पर अगर बात करें बालकों में सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है तो ये तीनों रूप में उपयोगी होती है। यहाँ पर आप लगा देंगे 14 का डी आंसर। 15 देखेंगे दोस्तों, देखिए 15 क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? मतलब कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनको अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु आप किस युक्ति का प्रयोग नहीं करते? पहला दिया छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, दूसरा दिया है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, तीसरा दिया उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना और चौथा दिया गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि क्या नहीं करते? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना ये आपका रॉन्ग में आता है, यहाँ पर आप सी आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 16। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक पाया जाता है। धनात्मक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अगर आप कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना चाहते हैं तो प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, दूसरा दिया है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, तीसरा दिया है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना और चौथा दिया है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। तो शैशव अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसके क्रियाकलाप कैसे होते हैं? अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। क्या लगा देंगे? ए आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो जिन भी विद्यालय में समेकित शिक्षा दी जाती है दोस्तों उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? पहले दिया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण में, क्रियात्मक के साथ शिक्षण में, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में। यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा 19 का वो आ जाएगा 19 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? पहला दिया औसत बुद्धि के बच्चे, पहला पॉइंट। दूसरा दिया ग्रामीण बच्चे, तीसरा पॉइंट दिया है अध्ययनशील बच्चे और चौथा पॉइंट दिया है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। बताइए आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की तो 20 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आंसर, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं दोस्तों उनको समायोजन की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 21। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? पहला दिया है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, दूसरा दिया है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, तीसरा दिया है विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए और चौथा दिया है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। देखो कड़ाई से पेश आना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, ये कभी भी नहीं कर सकते आप, है ना। दूसरा दिया कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना। देखो भैया विद्यार्थियों के बीच में दूरी बना के रखने का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा बोला है कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो ये देखो
यहां पर बोला है कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, और लास्ट दिया विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। देखो ये वाला आपका सही आंसर आएगा कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। क्यों आएगा? क्योंकि अगर सारे समूह की प्रवृत्ति बदल देंगे तो विद्यार्थी आसानी से अपनी प्रवृत्ति भी बदल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का डैश से है। तो उद्दीपन का संबंध होता है दोस्तों प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 24, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसका आंसर आ जाएगा पियाजे जाने जाते हैं ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। बी आंसर बेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है। पहला पॉइंट सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो ये जो कथन है ना, ये सत्य है। कैसा है दोस्तों? सत्य। 26 देखेंगे। देखिए 26, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान करना चाहिए या रखना चाहिए। तो अगर हम शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, और चौथा दिया विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो अगर बात करें 26 की, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगर हम बात करते हैं शिक्षण की प्रक्रिया की, शिक्षण की प्रोसेस की, तो उसमें विद्यार्थी की जो सक्रिय सहभागिता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। मतलब यहाँ पर 4 ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये बताना है कि किसमें जो है बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। पहले दिया है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरा दिया है अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। तीसरा दिया है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और चौथा दिया है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर देखो आंतरिक प्रेरणा मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाहर से किसी चीज को लाकर दोगे। यहाँ पर देखो ये फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा में उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं। चॉकलेट देना एक बाहरी प्रेरण हुआ, पुस्तक देना बाहरी प्रेरण हुआ, दावत देना बाहरी प्रेरण हुआ, परंतु प्रशंसा जब करोगे आप तो वो एक आंतरिक प्रेरणा देता है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बच्चे के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें याद रखना खेल का विशेष महत्व है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। आज का 30 क्वेश्चन देखो, कोहेलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहेलबर्ग के बारे में जब भी पूछा जाए याद रखना ये नैतिक विकास से संबंधित है। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 30 क्वेश्चन मैं उसके कराऊंगा, 30 क्वेश्चन इसके कराऊंगा, है ना। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो पहला क्वेश्चन है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। पहला दिया दांत काटी रोटी, दूसरा दिया आस्तीन का सांप, तीसरा दिया अकल की दुम, और चौथा दिया आबनुस का कुंदा। तो यहाँ याद रखना कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। तो यह है आस्तीन का सांप। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द क्या है। अगर इंद्रियों को जीतने की बात करें तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो इस क्वेश्चन की बात करें सेकंड की, तो सेकंड का जो आंसर आ जाएगा जितेंद्रिय होता है। डी आंसर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है। प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस अन, पो प्लस अन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पो प्लस अन। पो आ जाएगा प्लस अन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। जन्म का संधि विच्छेद होता है पुनः प्लस जन्म, ये वाला होता है। और इसमें आती है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी आती है दोस्तों, विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि शब्द की बात करें तो इत्यादि शब्द में यण संधि है दोस्तों। और इसका अगर हम विग्रह करें तो इति प्लस आदि होगा, इति प्लस आदि होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। पहला दिया नाक में चोट लगना, दूसरा दिया इज्जत देना, तीसरा दिया दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, और चौथा दिया चापलूसी करना।
तो नाक रगड़ना का जो अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7 देखो, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो उन्मूलन का जो विलोम होता है डियर, अगर इसके बारे में बात करें तो ये रोपण होता है। क्या होता है? रोपण। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्या लगा देंगे? सी आंसर। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8 देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, या लास्ट ऑप्शन है बीज वपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बीज वपन काल की संज्ञा दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को। 9वां देखते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? दोस्तों अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मतलब इसका मतलब होता है कि अति सीधा स्नेह का मार्ग है। तो ये किसकी पंक्ति है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की, या घनानंद की? अगर बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आंसर। 9 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आंसर। बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। 9 का डी आंसर, ये डी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, या लक्ष्मी, या गंगा, यमुना है? कालिंदी के बारे में बात करें तो कालिंदी का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों ये यमुना है। यमुना इसका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन में। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 का जो आंसर आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन, माफी चाहूंगा, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के ये पिता हैं और ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 12वां, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सहरा बंधा होना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, और सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये मुहावरे का अर्थ है सिर मुंडाते ही ओले पड़ने का। तो यहां पर 12वें का सी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 13वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? पहला दिया है धर्मवीर भारती, दूसरा दिया शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा दिया है रघुवीर सहाय, और चौथा दिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो ये जो कवि है इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो है शमशेर बहादुर सिंह। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां है? तुलसीदास की, कबीरदास की, केशवदास की, और लास्ट में दिया है सूरदास की। तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये कबीरदास की पंक्ति है, यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलो अब देखते हैं 15 क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र क्या है? उदंड मार्तंड, दूसरा दिया है इतिहास तिमिर नाशक, और तीसरा दिया है बनारस अखबार, और चौथा दिया हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का जो पहला पात्र है अगर इसके बारे में चर्चा करें डियर, तो ये उदंड मार्तंड है। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, देखो ध्यान से, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, और लास्ट ऑप्शन है श्याम सुंदर दास का। तो अगर बात करें चिंतामणि की तो ये किसका निबंध संग्रह है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा, दोबारा देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में बात करें तो 1893 में हुई थी। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की, राम प्रसाद निरंजनी की। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? पहला दिया 3, 4, 5, 6। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर। तो इसका आंसर आ जाएगा क्रिया के आधार पर। लिंग का निर्धारण हमेशा याद रखना क्रिया के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, या 10 होते हैं? तो कारक के भेद के बारे में चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा 7 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी
यहाँ मुझसे गलती हो गई डी अरे। बिल्कुल याद रखिएगा कारक के कितने भेद हो गए होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे बने, आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, कारक के कितने भेद होते हैं, तब आप याद रखना 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से स्लैश में द्वारा भी आप लिख सकते हैं। संप्रदान के लिए अपादान से का जो मतलब होता है वो अलगाव के मतलब में, अलगाव से मतलब होता है। और संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो ये होता है अपने कारक। कारक कितने होते हैं हमारे, कारक हमारे होते हैं 8, और पूरे कारक मैंने आपको दिखा दिए हैं यहाँ पर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घ का, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो अगर बात करें 22 की, तो 22 का आंसर आ जाएगा कंठ है, कंठ इसका आंसर आ जाएगा, बी आंसर करेक्ट आएगा। 23, 6 वर्ण किसके योग से बना है, 6 वर्ण जो है दोस्तों ये किसके योग से बना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 23 में। तो 23 का आंसर आ जाएगा क प्लस स से मिलकर बना है, ये वाला क प्लस षटकोण का स, इससे मिलकर बना है 6 वर्ण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर 24 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहले दिया है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अप्रस्यता, अस्पृश्यता। तो यहां पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ये आपका सी वाला आएगा, 24 का सी आएगा। 25 कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों कवयित्री, कवित्री, ऐसा लिखते हैं कवित्री। ये ना कभी कभी ना ऐसा भी आता है कि भाई कवित्री कैसा लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 26 देखते हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सूर्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मीन का पर्यायवाची शब्द है सीखी, सापक, विभावरी या मत्स्य। तो मीन के बारे में बात करें तो मीन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मत्स्य। यहां पर अगर बात करें 27 की, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। 28 दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, आत्मजा, नंदनी, और फिर दिया भार्या, और लास्ट में दिया कन्या। तो दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो ये है आपका भार्या। कौन सा है डियर, भार्या। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है, स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा डियर अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय होगा अनुपम का पर्यायवाची शब्द। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। 30 देखो, कान का कच्चा होना, इसका मतलब क्या होता है, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, और लास्ट दिया कान का कमजोर होना। तो इसका आंसर आ जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना, ये होता है कान के कच्चे होने का मतलब। तो डियर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको 60 करा दिए हैं, और 60 के 60 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।